व्यक्ति विशेष में आज हम चर्चा करेंगे सीधी जिला के बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र चुरहट की। व्यक्ति विशेष की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिंद्र मिश्रा राजन भैया, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सक्रिय नेता माने जाते थे और हमारी पार्टी लेकिन तो प्रमुख इस समय उद्देश्य ही वो ये तीन है कि हम आदमी अच्छी पार्टी शिक्षा के लिए काम व्यवस्था करते हुए करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हम अच्छा व्यवस्था मध्य करेंगे, प्रदेश बिजली के लिए में हम आम आदमी 24 पार्टी घंटे के बिजली संयुक्त देंगे सचिव और के रूप फ्री में काम देंगे। कर रहे हैं। तो चुरहट विधानसभा हमारे में जब सहयोगी हम अनिल देख रहे द्विवेदी जी हैं के तो साथ बात करते हमें हुए लगता है अनिल मिश्रा ये राजन कहते भैया कुछ ने हैं, करते स्वास्थ्य कुछ हैं। शिक्षा ये को वही लेकर काम बड़े करते मुद्दों पे जहाँ इनको चर्चाएं वोटों की की लहलहाती तथा फसल यह भी दिखे। बोला कि अगर हमें मैनिफेस्टो चुनाव में में तो मौका मिलता है हजार तो बातें चुरहट कर विधानसभा देते हैं। में लेकिन जितनी जमीनी स्तर संभव में क्या प्रयास दिखता हो है? सकेंगे बीजेपी लेके आई कि विधानसभा अपने को डेवलप करने में मैनिफेस्टो में कि महंगाई तथा कम स्वास्थ्य करेंगे। शिक्षा की क्या महंगाई सुविधाएं कम हुई? लोगों तक पहुंचाने में वो मैनिफेस्टो सारी में की लेगा सारी सुविधाएं ये हम कहते जनता कुछ को हैं, मुहैया मैनिफेस्टो में कराएंगे। लेगा 1 करोड़ रुपए ये लाडली बहना को 1000 अगर देते हैं तो, और शिवराज सिंह रोज सवेरे से शाम तक में 6 करोड़ रुपए ये बताने के लिए खर्च करते हैं कि हम बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं। और पिछले 18 साल में सोची जरा कि शिवराज जी एक दिन में उनका। भैया चुराहट को लेके क्या विजन है आपका आने वाला जो 5 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्ष में हर जगह की रणनीति तय होती है। जब 5 वर्ष से पहले 1 वर्ष चुनाव रह जाता है तब नेता डायरेक्ट जैसे उफान की तरह उठते हैं। फिर 5 वर्ष सभी नेता लगभग मैं ये देखता हूँ अनिंद्र मिश्रा राजन भैया जो आज चुराहट में अपनी ताल ठोंक रहे हैं आम आदमी पार्टी से। चलिए हम उनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने अपनी क्या तैयारी की है अभी और आगे की क्या रणनीति है। तो भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल भैया। भैया आप जो है तो पार्टी के संयुक्त सचिव हैं, इस समय पर आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव हैं। तो आज की डेट में आपकी पार्टी कितने जगह चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में? हमारी पार्टी अभी पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा में तैयारी कर रही है। हमारे 230 विधानसभा में संगठन ब्लॉक स्तर पर बन रहे हैं और लगभग हम पूरे 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। जी। तो भैया अभी चुराहट की क्या स्थिति लग रही है कि चुराहट में हमारा जो है क्या रहेगा, आपकी पार्टी का किस तरह से मोनो है, किस तरह से इनका जो आएगा इस चुनाव में, तो क्या देंगे कि जनता आपके साथ जुड़े? देखिए, चुरहट विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो चुरहट विधानसभा पिछले 25 से 30 सालों में विकास के उस आयाम से पीछे रहा जो चुरहट को मिलना चाहिए था। चुरहट में न शिक्षा की व्यवस्था ढंग की है, स्वास्थ्य के लिए आप आए दिन देखते ही रहते हैं कि किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि रोज़ ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, केबलों की स्थिति खराब है, लोग बिजली से बहुत परेशान हैं। तो यही सारे मुद्दे लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमारी पार्टी का तो प्रमुख उद्देश्य ही ये 3 है कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हम अच्छा व्यवस्था करेंगे, बिजली के लिए हम 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री में देंगे। तो चुरहट विधानसभा में जब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अच्छा काम करेंगे। जी। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आज से 5 साल पीछे चलते हैं तो आप प्रदेश में युवा मोर्चा में कार्यकर्ता थे और आपने भाजपा के लिए बहुत सारा काम किया। मैं खुद देखा कि आपने जो है तो कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया। तो क्या भाजपा में आपकी उपेक्षा हुई? देखिए, भाजपा वो भाजपा नहीं रही जिसको हमारे पिताजी ने चुरहट में खड़ा किया था या हम लोगों ने काम किया था। अब भाजपा सिर्फ गुलाम बन के रह गई है चुरहट में किसी एक व्यक्ति के। जी। कि मतलब उसने कहा ये आम है तो सभी लोग आम बोलो, नहीं तो किनारे हो जाओ। जी। और ये चुरहट विधानसभा से उठ के प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर तक पहुंच गया है। वहाँ मोदी जी को देख लिया जाए, कोई बात अगर उन्होंने कहा यही सही है तो फिर कोई दूसरा नेता बोल नहीं सकता। प्रदेश स्तर का भी यही हाल है। तो ऐसे में दम घुटने लगता है कि भाई हम अपनी बात जनता के साथ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फिर हमने 2019 में पिताजी ने भाजपा छोड़ दी, हमने भी उसी समय से भाजपा से किनारा कर लिया था। आपका पिछला जो पृष्ठभूमि है तो बहुत बड़ा है। पिताजी सांसद थे, विधायक भी थे, फिर ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भी थे और इन सब पदों को भी लेके आज आपने भाजपा का दामन छोड़ा। तो इसमें मुख्य विशेष कारण क्या है? देखिए, पिताजी को जो पार्टी ने ये सब दिया
जैसे आपने कहा ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, तो आप पिताजी की मेहनत देखिए ना। पिताजी 85 से चुनाव लड़ने लगे थे, 1985 से। यहाँ बीजेपी का कोई झंडा लेने वाला नहीं था। पहले पिताजी को 5,000 वोट मिले, फिर 22,000 मिले, फिर 38,000 मिले, फिर 48,000 मिले। अंतिम चुनाव जब हमने लड़ा तो 49,000 वोट मिले। हमने पार्टी को यहाँ खड़ा किया। उसके बाद फिर जब नए नवेले नेता आ गए और प्रदेश स्तर में उनके जो शागिर्द बने वो भी नए थे, उन्होंने पिताजी के संघर्ष को देखा नहीं, तो उनको लगने लगा कि अरे ये तो ऐसे ही चुरहट में बीजेपी खड़ी हो गई। चुरहट से विधायक बनना, वो भी अर्जुन सिंह जी के जिंदा रहते, एक इतिहास है। सांसद बनना एक इतिहास है। तो हमने काम किया, लेकिन जब कहीं पर रहो, लोगों की समस्याएं हम ना हल कर पाएँ सरकार के द्वारा, तो ऐसी जगह में फिर रहने का मतलब क्या निकलता है। अब यहाँ चुरहट में लोग परेशान होते थे। जो वर्तमान वाले हैं वो काफ़ी मजबूत हो गए थे, चूँकि जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, शिवराज जी भी थे, वो उनकी ही सुनते थे। कारण कुछ भी रहा हो, कई लोग कई तरह की बातें करते कि कुछ गड़बड़ है। तो जब हम लोगों ने देखा कि नहीं, अब नहीं किया जा सकता है, राजनीति में रहेंगे, लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी कि आपकी सरकार है, आप काम करवाइए हमारा, तो इसलिए उस समय के बाद फिर हमने, जब तक हम रहे, कभी किसी जनता को हमसे शिकायत नहीं रही। फिर से नया दल हमने अपना यहाँ संगठन बना रहे हैं और काम करेंगे, लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। अगला सवाल है भैया कि अब चुराहट में यानी पूरे मध्य प्रदेश में ही बिगुल बच चुका है चुनाव दो दिग्गजों के बीच आप लड़ रहे हैं। एक सत्ताधारी पार्टी है और दूसरी जो पार्टी है, यहाँ पहले से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उनका भी बहुत बड़ा पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड है। तो भैया इस चुनाव को कैसे लड़ा जा सकता है कि जैसे इसमें आपकी जीत हो जाए? देखिए, नाम बड़ा होना एक अलग चीज़ है और जनता के बीच काम करना एक अलग चीज़ है। चुरहट की जनता ने, जो पहले के विधायक थे, जो लगातार 20 साल विधायक थे, मंत्री भी रहे, उनके पिताजी सारे पदों में रहे, तो जनता ये देखती कि आपको इतना समय मिला, आपने काम क्या किया, क्या आप अच्छे स्कूल दे पाए, क्या आप अच्छे अस्पताल दे पाए, क्या आप अच्छी सड़कें दे पाएँ, क्या आप युवाओं को रोज़गार दे पाएँ। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है अनिल भैया, आपने ज़मीन स्तर पे काम क्या किया। दूसरी तरफ आप जिनको अभी 5 साल का मौका मिला, आप किस बातों को लेके जनता के बीच गए थे कि हम सामंतवाद तोड़ देंगे, हर व्यक्ति हमसे मिल सकता है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। तो क्या पिछले 5 साल में ऐसा हुआ? तो यहाँ कोई आज बड़ा नाम नहीं है। आज ये है कि जनता के बीच कौन है, जनता के लिए किसने क्या किया है, आगे जनता के लिए कौन क्या करेगा। जनता आज ये सब देखना चाहती। बड़े नाम और यह आज की राजनीति में कहीं कोई मायने नहीं रखता। कोई किसी का बंधुआ नहीं है, कोई किसी के नाम से कि आपका बड़ा नाम है तो हम वोट दे देंगे। अब वो समय चला गया। अब जनता ये चाहती कि हमसे कौन जुड़ा रहेगा, हमें ज़रूरत पे कौन व्यक्ति फ़ोन उठाएगा। आज जनता समझती है कि वो इतने बड़े नेता हैं कि कभी हम अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए भी फ़ोन लगाएंगे तो वो उठा नहीं पाएंगे। दूसरे जो वर्तमान वाले हैं, इनका स्वभाव ही नहीं है जनता के प्रति जुड़ाव का। तो इसलिए हमें तो कहीं दिक्कत ना आ रही, हमें तो सब मिलते हैं और सब लोगों से, मेरे चूँकि पिताजी राजनीति में पिछले 40 साल से थे, तो सबसे मुझे पारिवारिक संबंध जैसा व्यवहार मिलता है, प्रेम मिलता है। अगला सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मैनिफेस्टो के साथ अपना जो वादा लेके आई थी पिछले 2018 के चुनाव में, क्या उन्होंने पूरा किया? देखिए, बीजेपी का आज तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं भी बीजेपी, भ्रष्टाचार कम होगा, कम हुआ क्या? युवाओं को रोजगार देंगे, मिला क्या रोजगार? किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, खाद बीज उनको बराबर मिलेगी, मिला क्या? बिजली बराबर देंगे। आज तो हालत दिग्विजय सिंह के शासनकाल से बुरी हालत हो गई है। महीनों महीनों लाइट नहीं है गांवों में, ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। तो मैनिफेस्टो इनका कुछ भी, अब इनको इस समय ये जब पूरे 4 साल इन्होंने अच्छा खासा भ्रष्टाचार किया, अच्छा खासा महंगाई की, अब लेके आगे लाडली बहना योजना, मतलब लोगों को बरगलाना बीजेपी से अच्छा किसी को नहीं आता। कभी ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे बरगला ले जाएगी, कभी भारत पाकिस्तान के उसमें बरगला ले जाएगी, और अब तो पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये। अब सोचिए, महीने में 12
सभा का, हवाई जहाज का और इसका खर्चा कितने रुपए आता है? 10 करोड़ रुपए इनका डेली का खर्च है। जहाँ सभा करने जाते 3 से 4 करोड़ रुपए एक सभा का खर्च होता है। हवाई जहाज से जाते हैं, सब ताम झाम का सोच के रखिए, महीने का 300 करोड़, साल भर का 3600 करोड़, 10 साल का 36,000 करोड़, 20 साल का 72,000 करोड़। सोचिए, जो प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज में हो, उसका मुख्यमंत्री पिछले 20 साल में अपनी सभा और अपने तामझाम में 72,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हो। ये कितनी भी बातें कर ले, लेकिन आज मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? आप वोट के लिए पूरे अर्थव्यवस्था के मध्य प्रदेश के सत्यानाश कर चुके हैं। रोज कर्ज ले रहे हो, उसके कर्ज को चुकाने के लिए आप ब्याज डेली आपको 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए उसका ब्याज चुकाने के लिए चाहिए। कैसा शासन, कैसा प्रशासन! तो बहुत बुरी हालत है मध्य प्रदेश की। ये चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश को तो पूरी तरह डुबो के ही मानेंगे। आपने अभी इस बीच में बात करी, बिजली की बात करी थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं। जो सरकार के बैठे नुमाइंदे हैं तो यही कहते हैं कि 24 घंटे हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लगातार यहाँ अभी कई जगह आपने अनशन किया, धरना दिया, तो उसका कुछ असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? अभी आपका पूर्व में पटपरा में आपने किया, चुराहट में किया, और यहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही जनता को जो बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं आज की डेट में? देखिए, क्या है कि बिजली की व्यवस्था जिस पोजीशन में पहुंच चुकी है वो एक दिन में सुधरने वाली नहीं है। बिजली दो तरह से, अगर अपन बिजली वाले पार्ट को देखें तो दो तरह से होगी। एक तो बिजली का उत्पादन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में बढ़ा है। पहले अगर 2000 मेगावाट बिजली बनती थी मध्य प्रदेश में, तो आज 20,000 मेगावाट बनती है। दिक्कत आ रही है बिजली को घर घर तक पहुंचाने में। आज से 10 साल 12 साल पहले विद्युतीकरण के नए ट्रांसफार्मर, नई केबलें, नए खंभे आज से 10 साल 12 साल पहले लगे, लेकिन उस समय इतना व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ कि जो बिजली की केबल सबसे खराब होती है, कमीशन लेके सबसे खराब, आज आप बाजार जाओ आपको कई तरह के तार मिलते हैं, ये 10 रुपये मीटर है, ये 20 रुपये, ये 25 रुपये मीटर। इसी तरह केबल में भी क्वालिटी आती है। जब इन्होंने उस समय केबल की खरीदी की तो इतनी ख़राब क्वालिटी की केबल खरीदी कि जिस केबल को 20 साल चलना चाहिए था वो 5 साल में ही ख़राब हो गई। इसी तरह आप ट्रांसफार्मर खरीदने जाओ, इसमें भी कई क्वालिटी आती हैं। इन्होंने जब उस समय ट्रांसफार्मर की खरीदारी की, वो सबसे ख़राब क्वालिटी की खरीदारी की। तो पिछले 15-10 साल पहले जब ये सब सारी चीज़ों के नए ट्रांसफार्मर, नई केबलें लगाई गई थी, वो आज सब खत्म है। और इन्होंने 10 साल में नवीनीकरण के लिए कोई काम नहीं किया। तो आज जो बिजली की समस्या आ रही है, क्या आ रही है कि ट्रांसफार्मर जल गया, केबल खराब होके गल होके गिर गई। अब देखा जा रहा है कि पता चला कि एमपीवी के पास फंड ही नहीं है। मतलब एमपीवी को इन पूरे सरकारी तंत्र ने चूस लिया है पूरी तरह से। भाई आप सोचिए, 1 रुपये 40 पैसे पर यूनिट बिजली खरीदती है मध्य प्रदेश सरकार और 7.5 रुपये में बेचती है, तो भी घाटे में है। सारे कर्मचारी आउटसोर्स कर दिए। जहाँ पहले कर्मचारियों को 50-50 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, आज आप उनको 9-9, 10-10 हज़ार रुपये में तनख्वाह में रखे हो। तो उसके बाद भी बिजली विभाग घाटे पे है। तो ये व्यवस्था अब आज एक दिन में सुधरने वाली नहीं। इसके लिए पूरा नवीनीकरण होना चाहिए, गांव बाई गांव कनेक्शन की जानकारी होना चाहिए। अब पता चल रहा है वहाँ किसी गांव में हमको 100 kVA के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हो, लगा 25 है, जल गया, फिर बदला तो लोड इतना ज़्यादा हो गया है कि वो फिर से जल जाते हैं। तो इसका पूरी तरह से हर जगह इसको ढंग से देखना पड़ेगा। पूरा सर्वे होना चाहिए, इतने कनेक्शन है, इतने घर के कनेक्शन है, इतने पानी के कनेक्शन है, इतने औद्योगिक कनेक्शन है, उस हिसाब से हमें इतने एम्पियर की केबल चाहिए, इतने उसका केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये व्यवस्था अभी इतनी जल्दी सुधर पाएगी। उसके लिए सरकार को विधिवत शुरू से देखना पड़ेगा और कमीशन खोरी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं तो पता चला फिर उतने ही रुपए लगे और वही 3rd क्लास केबल, 3rd क्लास ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ये व्यवस्था तब तो नहीं सुधर पाएगी। भैया, लोग कहते हैं कि पहले यहाँ सामंतवाद खत्म करने की राजनीति स्टार्ट हुई थी
लोग कहते हैं कि अभी भी जो चुराहट में राजनीति कर रहे हैं लोग तो दबाव में कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको भी प्रतीत होता है? देखिए, सामंतवाद जो एक शब्द है, सामंतवाद शब्द ये है कि एक प्रमुख व्यक्ति सारे गरीब लोगों को दबाएगा। तो पहले वो व्यक्ति एक गांव में रहता था, वो हर व्यक्ति को कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे, जो मैंने कह दिया वही होगा। मतलब एक तरह से पूरा व्यवस्था ये राजतंत्र से चला आ रहा था कि एक राजा होता था, फिर उसके पवाईदार होते थे, फिर उसके और शागिर्द होते थे। तो एक व्यवस्था थी जिसको सामंतवाद नाम दिया गया था। जब हम लोगों ने राजनीति चालू की चुरहट विधानसभा में, तब अर्जुन सिंह जी ने पहले जो राजतंत्र था उसके आधार पे वो खुद ही थे कि हम लोगों से टैक्स वसूलेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद जब फिर इनका शासन आया तो इन्होंने भी अपने ऐसे गुर्गे तैयार कर लिए हर गांव में कि वो हर व्यक्ति को दबा के रखता था। बाबूजी ने राजनीति चालू की, कई गांवों के उदाहरण हैं, यहीं आपका झलवार है, आगे रायखोर है, बड़खरा है। इन सब गांवों में जो महत्वपूर्ण एक वर्ग हुआ करता था, वो चाहे पिछड़े वर्ग को, हरिजन आदिवासी को दबा के जब चाहे मार दे, जब चाहे काम नहीं करने आ रहे हो तो कुछ कर दे। तो उस सामंतवादी व्यवस्था को धीरे धीरे हमने लोगों के मन से डर दूर किया। बीच में व्यवस्थाएं सुधरी, सब कुछ हुआ, लेकिन पिछले 5 साल पहले जब ये व्यक्ति विधायक बने तो इन्होंने इस सामंतवाद को अधिकारियों के अंदर डलवा दिया। मतलब वो अधिकारी भी फिर मतलब वो सामंतवाद से कम नहीं थे। किसी को भी अंदर बंद कर देना थाने में, किसी का भी घर गिरवा देना। तो वो सामंतवाद की एक व्यवस्था जो थी वो व्यक्ति आधारित थी। अब पिछले 5 सालों में ये अधिकारी और शासन आधारित हो गई सामंतवाद। आप भी इसी क्षेत्र के हैं, आप भी देखते होंगे कि लोगों के मन में एक डर आ गया कि यार हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये 151 में बुला के कर देंगे। 151 इतनी छोटी धारा है, तहसीलदार जमानत दे सकता है, लेकिन नहीं, जाओ तुम पढ़ रहा, कुछ भी नहीं है। रोज ऐसे केस आ रहे हैं कि 151 में किया, तहसीलदार ने जमानत नहीं दी, 2 दिन के लिए पढ़ रहा हो। इस तरह के, इसको भी तो हम सामंतवाद से कम नहीं मानेंगे ना कि भाई हमारा कोई अपराध नहीं है, हम किसके पास चिल्लाएं। पुलिस लगाई 151, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन उसका तो पूरा मान सम्मान सब कुछ चला गया ना। वो बेचारा कभी पढ़ा नहीं गया होगा, कभी जेल नहीं गया होगा, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। किसी को कुछ बोल दिया, फेसबुक में लिख दिया, चलो। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। तो सामंतवाद तो इस समय पराकाष्ठा है। वो भी था, ये भी थे, जिसको हटाने के लिए ये बन के आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, उल्टा इन्होंने दूसरे तरह का सामंतवाद चालू कर दिया। भैया एक बात और कहूँगा कि अभी आपने फेसबुक की बात करी। पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू, 1.5 से 2 महीने हो गए, फेसबुक में खाली ट्रांसफार्मर ही लग रहा है या ज़मीनी स्तर पे भी लग रहा है। हमको वो तो देखे नहीं है, पर ज़मीनी स्तर पर भी काम हो रहा है या तो फेसबुक में ही लग रहा है ट्रांसफार्मर की बड़ी लड़ाई चल रही है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि चुरहट विधानसभा में आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान बिजली से हैं। जनता का दबाव इतना तेज हो रहा है नेताओं के ऊपर कि वो ट्रांसफार्मर लगवाने को ही विकास मान चुके हैं कि अगर हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया तो बहुत बड़े विकासशील नेता हम हो गए। मतलब हर गांव में क्या इसी समय सिंचाई की, इसी समय गर्मी, मतलब इस समय उमस रहती है तो बहुत गर्मी, तो लोगों की बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता है। कुछ लोग एसी चलाते, कुछ कूलर चलाते, कुछ पंखा चलाते। सिंचाई के लिए पानी नहीं गिर रहा तो मोटर चलाते हैं, तो उससे तो बिजली का कंजम्पशन बढ़ा। ट्रांसफार्मर उस कैटेगरी के नहीं हैं, उतने पावर के नहीं हो, तो सब बोल जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अब इस समय नेताओं को ये लगने लगा कि यही विकास है। अगर हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया और फेसबुक की राजनीति कर ली तो हम पूरे विकास। अरे भैया 5 साल तुम कहाँ थे, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और ये क्या तुम्हारा काम है ट्रांसफार्मर लगवाना? ये तो बिजली विभाग का काम है। बिजली विभाग एक व्यापारिक संस्थान के जैसे काम करता है कि आप बिजली का बिल जमा करो और वो सुविधाएं देंगी। नेता को तो मॉनिटर करना है ना, उसका काम थोड़ू है कि ट्रांसफार्मर लगवा के फ़ोटो खिंचवा के डाले। लेकिन वो इसी को आज राजनीति समझने लगे हैं, तो जितनी जिसकी अकल होती है वो उतना वो ऐसा व्यवहार करता है। भैया चुराहट को लेके क्या विजन है आपका? आने वाला जो 5 वर्ष है, क्योंकि 5 वर्ष में हर जगह की रणनीति तय होती है। जब 5 वर्ष से पहले 1 वर्ष चुनाव रह जाता है तब नेता
डायरेक्ट जैसे उफान की तरह उठते हैं। फिर 5 वर्ष सभी नेता लगभग मैं ये देखता हूँ कि उनका जो पृष्ठ बीच में नहीं आता है और जनता के बीच में नहीं रहते हैं। आप चुराहट जीतेंगे तो चुराहट के लिए आपका क्या विज़न है कि आप चुराहट में ऐसा क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब कहीं चुनाव लड़ते हैं तो अपनी 10 गारंटियां वो बताते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, हम बिजली के ऊपर काम करेंगे, हम युवाओं के रोज़गार के संबंध में काम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम भी ज़मीन में उतरेंगे। और हमारी दिल्ली में सरकार है तो दिल्ली में आप देखिए शिक्षा पे काम हो रहा है जो कि विश्व स्तर का, विश्व मानने लगा है। हम स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं अव्वल दर्जे की मिल रही हैं। हम बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं तो 24 घंटे बिजली फ्री दे रहे हैं और 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल रही है और प्राइवेट पे हमने लगभग 12 लाख लोगों को वहाँ रोज़गार उपलब्ध कराया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चुराहट पे भी उतरेंगे। हम चाहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो चुराहट विधानसभा में। स्वास्थ्य के लिए लोगों को परेशान जो होना पड़ रहा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से दौड़ाया जाए। स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, बिजली के लिए जो दिक्कतें चल रही हैं उसके लिए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने और ट्रांसफार्मर और केबल नई लगे, यहाँ पर युवाओं को बराबर रोज़गार मिले। तो इन्हीं सारी चीज़ों के जो हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है, उन्हीं सब चीज़ों को लेके हम यहाँ पर काम करेंगे। भैया, चुराहट की जनता को मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि चुराहट की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक दिन पूर्व कल रक्षाबंधन है तो उसमें बधाई संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं चुराहट विधानसभा के अपने सभी भाइयों को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं को कजलैया की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यही कहता हूं कि बस थोड़े दिन और इन भ्रष्टाचारी आतंकवादी नेताओं का समय है। आप लोग साथ दीजिए, इन सारी चीज़ों से हम निकलेंगे। चुराहट में नया सवेरा होगा, नया सूरज उगेगा और हम सब मिलके चुराहट का अच्छा विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हमारे बीच में आदरणीय अनिल मिश्रा राजन भैया थे और आज हम कुछ चुराहट के विशेषगत चीज़ों पर बात किए हैं। हमारे साथ जो कैमरा पर्सन के रूप में हरदेव शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं WPT न्यूज़ 24 से अनिल द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।